सैम्पलिंग मेथड में व्हेन यू कंडक्ट रिसर्च अबाउट a group of people, when you conduct a research about group of people, then it is rarely possible to collect data from every person in that group. Instead you select a sample. So obviously when you are researching on a group of people who are there to be your subject, right? If I am doing a research and you all are the student here in the group in this class, and if I give you a questionnaire to fill, if I take a survey on you, then that data which I will collect from you will be my samples, है ना? मैं अगर आप लोगों को एक फॉर्म दे दूं, एक क्वेश्चनएयर दे दूं कि इसे फिल करके मुझे दीजिए मेरी किसी भी रिसर्च से रिगार्डिंग, तो वो जो डेटा मेरे पास कलेक्ट होकर आएगा, आपका नाम हो गया, एज हो गया, फील्ड हो गया, और जो भी उसके बाद मेरे जो क्वेश्चंस है अगर मैं उनको वहां पे रीड करती हूँ, या मैं आपको जो उनके मेरे पास जो डेटा उसका कलेक्ट होकर आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सैंपल होगा ना, मेरे पास सैंपल डेटा हो जाएगा वो सारा. गॉट इट? है ना? अब उस डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसके बाद वी यूज टू फिल्टर दैट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कौन से हमने मेथड्स आपको पढ़ाए थे, बताइए फटाफट. हमने किस बेस पे फिल्टर करना सिखाया था आपको? सैंपल्स को किस तरीके से हम फिल्टर करते हैं? नहीं, इनपुट आउटपुट एंड परफॉर्मेंस मेथड. याद है आप लोगों को इनपुट आउटपुट एंड परफॉर्मेंस मेथड? इसको हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे? फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इनपुट मेथड. इनपुट मेथड की 4 स्टेजेस थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था नॉमिनल. हम पहले क्या करेंगे? उनको एक सिंपल फिल्ट्रेशन में हम उनको नेमिंग दे देंगे. देन वी हैव टू गो फॉर ऑर्डिनल. ऑर्डिनल के अंदर उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेट करेंगे. फर्स्ट इज नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन उसके बाद प्रोपोर्शनल, है ना? प्रोपोर्शन के हिसाब से, रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको हम फिल्टर करते हैं. देन वी विल गो फॉर द रिजल्ट, दैट इज इनपुट मेथड. फिर उसके बाद आउटपुट मेथड के अंदर हम उसके अंदर कोई भी फॉर्मूला वगैरह परफॉर्म करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर उसे जज करके फिल्टर करते हैं. तो देयर आर दीज सर्टेन स्टेजेस. याद है आप लोगों को? राइट. सो दैट वाज इनपुट एंड आउटपुट मेथड, जिसकी वजह से हम जिसकी एप्लीकेशन के बाद हम लोग उन सारे सैंपल्स को फिल्टर कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर मैंने जैसे आपको कहा कि आई विल टेक ऑल ऑफ यू एज माई सब्जेक्ट टू रिसर्च, तो आप लोग जो भी मुझे डेटा देंगे उसको मैं कैसे फिल्टर करूंगी? फर्स्ट आई विल सेग्रीगेटेड विद द मेल एंड फीमेल मे बी. तो दैट इज नॉमिनल स्टेज. मैंने एक नेमिंग कर दी कि इतने मेल स्टूडेंट है, इतने फीमेल स्टूडेंट है, उनका डेटा है. Then maybe I will go for the classification for age wise classification पे जाऊं, या जो भी डेटा मेरे को चाहिए उसके रेटिंग के हिसाब से किसी हिसाब से ऑर्डिनल वे में जाऊंगी. देन उनका इंटरवल सेट करूंगी. थर्ड स्टेज वाज इंटरवल एंड फोर्थ विज प्रोपोर्शनल. तो उन चारों को पहले मैं इनपुट मेथड से करूंगी. देन उसके बाद मैं अपने आउटपुट मेथड कौन से हैं, हम लोग सैम्पलिंग के जो फॉर्मूलाज यूज करते हैं या जो भी हम रिसर्च मैथडोलॉजी के फॉर्मूलाज यूज करते हैं, उसमें हम आउटपुट मेथड और परफॉर्मेंस मेथड लगा के मैं अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करूंगी. सिमिलरली जो ये सैम्पलिंग मेथड है, इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं कि हम किस किस तरीके से सैंपल को इकट्ठा करते हैं, कौन कौन सा तरीका. एक तो मैंने सिंपल सा कहा कि मैंने आप सबको ऑनलाइन फॉर्म भेज दिया और आपने मुझे उसको फिलअप करके दे दिया. सो व्हेन यू गेव मी ऑल द डेटा बाय फिलिंग अ फॉर्म और अ क्वेश्चनएयर, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, राइट? अब ये कौन से टेक्निक में आती है? लेट्स सी. Now, to draw valid conclusion from your result, you have to be carefully decide how will you select a sample that is representative of a group as a whole. There are two types of sampling method. First is probability sampling, second is non-probability sampling. Probability sampling कौन सी होती है? Probability sampling होती है that involves random selection. ठीक है? That involves random selection. Like there are 60 students in our class right now, और मैं उसमें से randomly किसी से भी question कुछ भी पूछ रही हूँ, तो that comes under random selection. मैं आप 60 student में से मैंने randomly किसी को personally कोई questionnaire भेज दिया, वो किस में आ जाएगा? Probability में. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मुझे ये बच्चा जवाब देगा ही देगा.
out of the 60 I don't know any of you, and even then I am selecting a few students randomly. That is probability sampling. ठीक है, that is probability sampling. Non-probability sampling involves the selection based on convenience. Based on convenience means कि I am going to approach the students which I know personally. जैसे सौरभ सर है, सौरभ सर को मैं पर्सनली जानती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि सर आई नीड सम डेटा, आपके पास जो भी स्टूडेंट्स है आई विल गिव यू अ फॉर्म, काइंडली हेल्प मी. तो जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ वो काम कर रहे हैं, आई अप्रोच दैट इंस्टीट्यूट वाया सौरभ गुप्ता सर, राइट. तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला, उन्होंने मेरी यहाँ पे हेल्प कर दी, तो ये क्या था, नॉन प्रोबेबिलिटी. There is no, I'm not taking any chances. When I am going to give you the random, matlab I am going to select the random students for my research, that is called probability, because there are probabilities of getting positive and negative answers, positive and negative responses. But if I am going to select the target or the samples on the basis of my convenience, that I know a person and I am approaching the person for taking the institute for my survey, that is called non-probability sampling. Understood? Yes, ma'am. Yes, Sohan. Yes, Sohan. So फिर it means कि भी हम ये वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ हमें हमारे यूनिवर्स का नहीं पता है. यूनिवर्स का? कि जैसे प्रोबेबिलिटी, तो आई थिंक हम जब हमें हमारे यूनिवर्स का कंप्लीट कितने है नंबर. हाँ, मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैं अब इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, है ना, आई एम टेकिंग क्लासेस विद वेंकटेश यूनिवर्सिटी, और मुझे किसी तरीके के डेटा की जरूरत है, तो आई टॉक टू अ काउंसलर कि आपके पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ये रिस्पॉन्स शीट भेज दीजिए, मुझे ये डेटा चाहिए. ठीक है, या मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि आपके स्टूडेंट का, इतने स्टूडेंट का ऐसे ऐसे मुझे डेटा चाहिए. तो वो क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. मुझे नहीं मालूम इनके पास कितना है कितना नहीं है, मैंने उनको बस बोल दिया, और मुझे नहीं पता कि वो स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्स भी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वहीं पे बोला जहां मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है कि ये पर्टिकुलर पर्सन मुझे रिस्पॉन्स जरूर देगा. तो उस पर्सन ने तो मुझे अलाउ कर दिया क्लास में, जैसे मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ, इन्होंने मुझे क्लास में तो अलाउ कर दिया, लेकिन आप लोग मुझे कितना रिस्पॉन्स करोगे ये मुझे नहीं पता. तो मैंने यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करने का सोचा. लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आई अप्रोच टू लाइक जनरल पब्लिक एंड आई स्टार्टेड कलेक्टिंग द डेटा. तो जनरल पब्लिक डजंट नो मी, वो मुझे नहीं जानते ना लोग. तो एक पब्लिक या एक स्कूल या इंस्टीट्यूट में मैं डायरेक्टली चली गई कि मुझे इस तरीके का सर्वे करना है. अब मुझे नहीं पता वो मुझे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आई टुक चांसेस एंड दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. तो देयर आर बोथ द प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटीज आर कि आई विल गेट अ नो, आई विल गेट अ येस. देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर हियर. लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे क्या होता है, वो चीज फिक्स है, वहां पे हम चांसेस नहीं लेते. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस, है ना. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यस और नो दोनों के ही चांसेस है. प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, यहाँ पे यस और नो दोनों के चांसेस है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में मैं कनॉट प्लेस एरिया में चली गई, जो कि बहुत बड़ा पब्लिक एरिया है, या फिर मैं यूनिवर्सिटी चली गई, यूनिवर्सिटी के मेट्रो स्टेशन पे खड़े होके आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन. मुझे नहीं मालूम ना बच्चे रुक के मुझे रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे. सीपी में बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, यंगस्टर्स घूमते रहते हैं. मैं अपना सर्वे लेके गई कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो मुझे नहीं मालूम ना वो लोग मुझे हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे सीरियसली लेंगे या मुझे हो सकता है कुछ उल्टा सीधा बोल दें. दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पे दोनों ही तरीके के चांसेस हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी, आई अप्रोच टू अ प्रिंसिपल और आई अप्रोच टू अ चेयरपर्सन कि भाई मुझे ऐसे ऐसे हेल्प चाहिए. दे अलाउड मी, क्योंकि मैं उन्हें जानती थी, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया. मैं वहां पे क्लास में भी चली गई, मेरे को सब चीज इज अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस. तो उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी ये है कि वहां पे ये चांसेस नहीं है कि कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेगा. वहां पे ये चांसेस है कि कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा. दैट इज अ फिक्स्ड क्राइटेरिया आई चोज. ठीक है, कि किसी टीचर के कहने पे बच्चे कुछ तो रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे. दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, वहां पे मैं चांस नहीं ले रही, आई एम गोइंग विद माई ओन चॉइसेस. गॉट इट? यस मैम, थैंक यू. हाँ जी.
Now you should clearly explain how you selected your sample in the methodology section of your paper or thesis. When you are writing your paper, when you are writing your thesis, then when in the methodology section, like first we have to create our introduction, then your research review, third portion is research methodology. So in the research methodology section, you have to clearly mention that what exactly is your sampling method, probability sampling, non probability sampling. At least उन्हें तो आपको define करके बताना पड़ेगा that how you are collecting your sample. अब देखो इसमें भी आप किस तरीके से लिखेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो डेटा है वो probability sampling के अंदर आएगा, non probability के अंदर आएगा. If you are doing researches in social sciences, humanities or some kind of philosophical subject like philosophy, education, literature, such kind of subject where you are taking the help of only theories, that will be in non-probability sampling, because you are going with the fixed theory, you are going with the fixed books and authors, their stories are fixed. Now the thing is you are coming up with something new with the same concept which is already been researched. तो उसे क्या बोलेंगे, जिसपे ऑलरेडी थोड़ा काम हो रखा है, हम उसी को लेके, उन्हीं थ्योरीज को लेके यहाँ पे कुछ नया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस में चली जाएंगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. लेकिन आपका सब्जेक्ट है कोई मेडिकल से एसोसिएटेड सब्जेक्ट है, कुछ आपका नर्सिंग हो गया, मेडिकल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, आपका पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें you are going to collect the data by survey method, by action research. You are going to collect the data by visiting to the industries or public in common. You are going to observe your patients or candidates like for योग, for medicine, microbiology. आप अपनी जो भी आपके सैंपल्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपके पेशेंट्स हैं या आप जिसके ऊपर भी सर्वे करो, इफ यू आर गोइंग टू टेक सम रिटन डॉक्यूमेंट फ्रॉम देम, सम हिस्ट्री ऑफ देयर केस हिस्ट्री यू आर स्टडिंग, इफ यू आर कलेक्टिंग डेटा फिजिकली बाय एनी मोड, किसी भी तरीके से अपने आप को उसमें इंडल्ज करके, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्या कहते हैं उसे, एक्सपेरिमेंटल लैब्स आप यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, वहां पे आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है. बट जहां पे आप केवल बुक्स वगैरह को रेफर कर रहे हैं, ऑथर्स को, उनकी थियरीज को, उनके कैरेक्टर्स को इस तरीके से अपनी अप्रोचेस के अंदर लगा के फिर रिजल्ट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो अगर आप क्वालिटेटिव के अंदर जाएंगे, दोनों ही क्वांटिटेटिव में भी दोनों होते हैं, क्वालिटेटिव में भी दोनों होते हैं. ठीक है, तो क्वालिटेटिव के अंदर अगर हम ये सब्जेक्ट रेफर कर रहे हैं, फिलॉसफी हो गया, लिटरेचर हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. ओके, यस मेघा, यस मेघा. जैसे कि क्या, कैसा नया फील्ड? नहीं, देखो आप अगर कोई भी रिसर्च ले रहे हो, आप लोग जितने भी हैं यहाँ पे 70 स्टूडेंट्स, आप लोग अगर रिसर्च करते हैं तो ऑब्वियसली रिसर्च के अंदर क्या होगा, आप कोई तो बेस लोगे ना, कहीं से तो टॉपिक उठाओगे और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने लिया भी हुआ होगा. ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल न्यू आपको ऐसा मिल जाएगा टॉपिक की, नहीं रेगिस्तान में पानी का स्तर कैसे बढ़ता है, जाके उसके ऊपर रिसर्च करो, आज तक किसी ने नहीं करा, तो आप डेटा कहाँ से लाओगे उसका, ये तो पॉसिबल नहीं है ना. बहुत सारे फील्ड्स ऐसे होते हैं हाँ, जिसमें जैसे साइंसेस, उन्होंने भी तो पहले देखो मैं वही तो कह रही हूँ, बेसिकली क्या होता है, साइंसेस के अंदर, टेक्निकल साइंसेस के अंदर, आईटीज के अंदर ये रिसर्चेस निकल के आती हैं. ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि वो क्वालिटेटिव, वो मिक्स्ड रिसर्च प्लस प्रोबेबिलिटी रिसर्च होती है, क्योंकि उसमें चांसेस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहते हैं. वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. लेकिन अगर मैंने जो बात करी आपसे कि अगर आप किसी ऑथर के ऊपर बात करते हो, किसी थ्योरी के ऊपर बात करते हो, तो उन्होंने ऑलरेडी वो थ्योरी किसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे दी थी, तभी तो हमने उसको एक्सेप्ट किया. एक थ्योरी को थ्योरी कब कहते हैं, जब उसके पीछे के फैक्ट समझ में आते हैं. और फैक्ट कब बनते हैं, जब उसके पीछे की थ्योरी हम पढ़ते हैं.
ठीक है। अगर ये कहा गया कि सन इज स्टैटिक, सोहन 1 मिनट दे दो मुझे। अगर हम कहते हैं सन इज स्टैटिक एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, तो ये भी तो पहले एक कॉन्सेप्ट ही था ना। इस कॉन्सेप्ट को फैक्ट कब माना गया? इस कॉन्सेप्ट को फैक्ट तब माना गया जब इसके पीछे की पूरी थियरी हमें पता चली कि कैसे और भी प्लैनेट्स हैं वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमने वो पूरी थियरी पढ़ी और तब हमें पता लगा यूनिवर्स कैसे बना, बाकी चीजें कैसे हुई, है ना। तो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, हर चीज के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट होता है। अगर मैं इसमें आपको लिटरेरी वर्क्स की या लिटरेरी फील्ड्स के बारे में, सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज के उन फील्ड्स के बारे में बताऊं जिसके ऊपर की एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते, जिनमें लैब रिसर्चेस नहीं हो सकती, ऑब्जर्वेशंस नहीं हो सकते, वहां पे क्या है, हम लोग किसी ऑथर का वर्क ले लेते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, उससे कैरेक्टर ऐसे क्यों बना है, उनका साइकोलॉजी क्या था, उनका क्या कहते हैं जो स्टेटस दिखाया गया, सोशल स्टेटस यही क्यों था, कोई और क्यों नहीं था। हम उसमें क्या करेंगे, हम मार्क्सिस्ट थ्योरी लगाएंगे, हम उस ऑथर की पर्सनल बायोग्राफी के ऊपर रिसर्च करेंगे, वो कहाँ से बिलोंग करता था, उसका कैरेक्टर इतना साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब क्यों था या साइकोलॉजिकल बहुत साउंड क्यों था, उसका जो कैरेक्टर था वो साइंटिफिक क्यों था, लिटरेरी क्यों था, जैसा भी था। पोइट दिखाया है किसी ने, अपने कैरेक्टर कोई पोइट दिखाया, तो क्या वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहा था। हमें उसके सारे एस्पेक्ट को देखना होगा। तो हमने क्या करा, उसकी बायोग्राफी वगैरह जो भी लिखी हुई है उनको पढ़ा, क्योंकि भरोसा नहीं है ना राइटर जिंदा है या नहीं है, आपसे कांटेक्ट में है या नहीं है। आपकी बात सही है कि कोई भी फील्ड है, लेकिन पहला तो कोई होगा जिसने रिसर्च करा होगा। पहले जब लोग रिसर्च करते थे तो वो पर्सनली उस फील्ड को देख के एक्सपेरिमेंट्स करके उनकी रिसर्च निकालते थे, लेकिन अब लगभग ऑलमोस्ट हमारे पास सभी तरीके की थ्योरीज और सारी चीजें हैं, तो हम उन्हीं में से निकालते हैं। हम किसी ऐसे फील्ड को हार्डली एक्सप्लोर करते हैं जिसमें हम कुछ नया निकाल के लाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू आर सपोज कि यू आर रनिंग अ क्लोथ बिजनेस, तो आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, डेनिम बहुत स्टिफ तरीके का क्लोथ होता है और हम उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो हमने स्ट्रेचेबल डेनिम टाइप भी एक्सपेरिमेंट करके निकाला। अब बहुत सॉफ्ट आता है, जैगिंग्स आने लगे, उसमें भी डेनिम यूज होता है, कॉटन यूज होता है। तो हम ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से ही तो चीजें आगे बढ़ा रहे हैं ना। दे आर ऑल प्रैक्टिकल्स, समझे मेघा। तो अगर हमें बिल्कुल ही कोई ऐसा फील्ड ले लिया है कि इस फील्ड में आज तक कोई रिसर्च नहीं किया गया, वो रिसर्च एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, उन रिसर्चेस के लिए हमें अपने 20-24 आवर्स तक देने पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें हर उस अपने सैंपल्स को 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है कि एक्चुअली इसका रिएक्शन किस चीज के लिए क्या होगा, कौन कौन से इस पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो सारी थियरीज और वो सब चीज हम निकाल के लेकर आते हैं। ठीक है, हाँ। तो उसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रिसर्च होती है, इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं हो सकती ना, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो हम फिक्स्ड कन्वीनियंस से या फिक्स्ड सोर्सेज से ले रहे हैं, हाँ, फिक्स डेटा से ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपना रैंडम सिलेक्शन बना के चीजें कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी होती है। वो आपके साइंसेस के अंदर वैसे तो ह्यूमन साइंसेस सभी में आती है, लेकिन फिर भी वो साइंसेस में ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें हम रैंडम सॉल्ट का या किसी चीज का सिलेक्शन करके उसको चेक करते हैं। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स के अंदर हम लोग फिक्स डेटा पे जाते हैं। ठीक है, ये सोहन, अब आप बताइए। सोहन, हाँ, बताइए। बेसिकली हम फ्रॉम सोशल वर्क बैकग्राउंड मैम, सो अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस कितने हैं और उसका इम्पैक्ट क्या है महिलाओं पे या उनके बच्चों पर, सो इसमें हम कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे मैम? कौन, क्या सब्जेक्ट है? सोशल लॉ, सोशल वर्क से। अच्छा, सोशल वर्क के अंदर आपका जो डेटा रहेगा वो नॉन प्रोबेबिलिटी रहेगा, क्योंकि आप पुराने डेटा के बेस पे ही तो अपना अजम्पशन लगाएंगे और फ्यूचर में उसका प्रेडिक्शन करेंगे, तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते, आप नॉन प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। आप पुराना डेटा या अब तक आज तक का भी जो डेटा है वो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है ना, आप नया निकाल नहीं रहे हैं, तो वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जाता है। सो आल्सो मैम, फिर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे केस की आइडेंटिफिकेशन आपके सोशल साइंस के, आपने देखा कौन से ईयर में कितना है, किस रीजन में कितना है, कैसे कैसे डेटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है या क्या हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, आप उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर या पर्टिकुलर जो भी आप एरिया के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें आप उसकी ग्रोथ और
मतलब डिक्रीजिंग ऑफ द केसेस एंड इंक्रीजिंग ऑफ द केसेस को आप रीड करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली किस वजह से तो केस डिक्रीज हो रहे थे, किस वजह से केस इंक्रीज हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के या किसी भी चीज के। तो उनके पीछे के रीजन क्या है? क्या वो विमेन्स अपने राइट के बारे में नहीं जानती है, या मेल नहीं जानते, उनको केवल सब्जुगेशन ही आता है, अपब्रिंगिंग है, रीजंस क्या है? उन रीजंस को फाइंड आउट करके आप उनके सोल्यूशंस फाइंड आउट करोगे, लेकिन वो स्टैटिक डेटा ही हो सकता है, आप उस डेटा को कलेक्ट करने नहीं जा सकते, नया डेटा नहीं बना सकते। मैम अगर हम प्राइमरी डेटा में मींस अगर हमने इंटरव्यू में यूज किया है उसमें और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं और इस तरीके के केस आइडेंटिफाई करके उनसे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, तो उसके वो अगर आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं आप उनको बोलेंगे, लेकिन आपने डेटा तो कहीं और से ऑलरेडी लिया है ना उनका कि ये केसेस रजिस्टर्ड थे, तो जो आपने सैंपल कलेक्ट करे हैं वो तो नॉन प्रोबेबिलिटी से लिया ना। आप फील्ड में उतर के सैंपल कलेक्शन का काम आपको नहीं दिया गया ना, सैंपल तो आपने लिए कि भाई पुलिस स्टेशन गए, आपने उनके केसेस देखे है ना, और आपने जो केसेस आपके सेलेक्ट हुए थे उन केसेस को आपने जाके अप्रोच करा कि मुझे सैंपल कलेक्ट करना है या क्या करना है, कैसे नहीं करना है। दैट इज एक्चुअली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसके बाद आप जाके जो इंटरव्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप फील्ड में जा रहे हैं, तो वो भी आपका फिक्स टारगेट है कि मेरे को इसके पास जाना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर लिया है। कन्वीनियंस हो गया ना ये, गॉट इट? हाँ, को थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजन था स्नोबॉल सैंपलिंग में और उसमें अगर वो तो अभी आएगा ना, वो तो अभी आएगा ना, मैं आपको बताती हूँ स्नोबॉल क्या होता है, क्या होता है, वो अभी आएगा। हाँ, एक सेकेंड। अरहम, अरहम नीचे कहाँ है? अच्छा, इसको बोलना जरा, ये नीचे वालों से डेक बंद करवाए, यहाँ कमरे में कितना शोर आ रहा है। हाँ, कि क्लास भी नहीं ले पा रही थी, तेज डेक चला रखा है इन्होंने। हाँ जी, चलिए। Yes, Anamika. Ma'am, what does the word probability mean in probability sampling? What I know is there is equal chance. जैसे 60 लोगों का अगर हम लोग सैंपल ले रहे हैं, तो 60 लोगों के उस सैंपल में आने के इक्वल चांसेस हैं, जैसे लॉटरी सिस्टम हम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में होता क्या है ना, प्रोबेबिलिटीज, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डूइंग समथिंग, तो व्हाट आर द चांसेस। हम यहाँ इक्वल चांस हर उस पे लेते हैं कि 60 लोगों के सबके चांस नहीं है, पर हाँ एक तरीके से सबके चांस है कि पता नहीं किसकी निकल जाए, बट हमें मालूम है कि 60 में से हमने लिखा है कि 10 प्राइजेस हैं, तो यहाँ चांसेस तो सबके हैं ना, लेकिन उसमें कई नाम रहेगा उस हाँ हम हैट से ही नाम उठा रहे हैं, बिल्कुल, तो 60 लोगों का ही नाम उस हैट में है, लेकिन चांसेस किसके हैं? लेकिन चांसेस किसके हैं? 10 लोगों के। हमने 10 के प्राइजेस रखे हैं, तो उन 60 में से प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 10:60 की हो गई ना, 1:6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1:6 बनेगी। वही होते हैं, प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, कि आपने जैसे सोहन जी ने कहा वो सोशल वर्क में कर रहे हैं, उनको डोमेस्टिक वायलेंस पे करना है, तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे वो अपनी रिसर्च करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का सैंपलिंग उन्होंने कहाँ से लिया? वो पुलिस स्टेशन से या सोशल जो ये होते हैं आपके एजेंसीज होती है, वो उनको जाके बोलेंगे कि भाई हमारे हमें इस तरीके के जो भी केस रजिस्टर हुए हैं हमें दे दीजिए। अब उनके पास इन केस 50 केसेस की लिस्ट आ गई कि ये हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे उन्होंने रजिस्टर करवाए थे केसेस। ही हैज टू अप्रोच ऑल, बट उसमें से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? उनका जो उन्होंने वहां से डेटा कलेक्ट किया वो कौन सा डेटा था? नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट एक एजेंसी को या एक सोशल क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओस को या पुलिस स्टेशन में उन्होंने कहीं से ही डेटा निकाला, तो ही हैड अ टारगेट। हाँ, वही जो भी एनजीओ हैं या सिविल ऑर्गेनाइजेशन से आपने अपना डेटा कलेक्ट किया, दैट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बिकॉज यू नो वेयर टू अप्रोच टू कलेक्ट योर डेटा। आप वहां पब्लिक में एक एक घर में जाके नहीं कर रहे हैं कि क्या आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, फिर दूसरे में गए कि आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी चांसेस, सॉरी सैंपलिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया, सीधा सिविल ऑर्गेनाइजेशंस में गए, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में गए कि हमें यहाँ से ये डेटा चाहिए, और उन्होंने वो डेटा इनको दे दिया, तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इनके पास वो फिक्स डेटा है, अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस इनके पास वो फिल्टर डेटा है कि इनको केवल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस चाहिए थे, तो इनके पास वो फिल्टर डेटा है, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें से नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर से ही विल अप्रोच अ फ्यू केसेस रैंडमली, दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द फील्ड टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है,
आ गया समझ में? आपको कोई एक गांव के सरपंच है, any of the head of the village has approached you that our village have maximum cases of domestic violence or maximum cases of honor killing. Please do make a survey and suggest us the remedies to like improve the living quality of our region. तब आप वहां जाके उनके साथ जो घर घर अपना सर्वे करेंगे, उनके इंटरव्यूज लेंगे, उनके करेक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, भगा देंगे, कोई कुछ कह देगा, कोई बिठा के बात करेगा. दिस इज प्रोबेबिलिटी. गॉट इट? अभी और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द काइंड ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. एनी डाउट? यस, फास्ट, क्लियर? यस यस आई कैन. बताइए भार्गवी. Yeah, definitely this is for quantitative. More people use probability research is quantitative, because if you are doing any kind of lab researches, if you are doing any kind of experimental researches, like you are going into the field with the instruments to measure something, to collect data, to do the practicals, that is all probability sampling. Right? You don't know now what is the, like if in a geography or in engineering you are going to take a survey of a land, you don't know now what will be the exact size of it. You can just have a probability that it can be 1 square yard, but when you measure it, it was obviously the data will differ. So that is the probability sampling. Okay, when you are making a lab experiment, it is a probability sampling. Got it? Yes, yes, yes. Okay, yeah. Now, population versus sampling. What is the population versus sampling? Population is entire group that you want to draw conclusion about. Like if I have given the survey form to all of you to collect the data, that will be population. Got it? I want the results from every one of you. I want the data from every one of you. That is my probability. Sorry, that is my population survey. I am taking the feedback. I have given you the feedback form that what I want a rating about my teaching. That what is the way of communication? What are the ratings like 1 to 5? How much you will give me for my communication things, for my teaching skills, for my notes, for like everything. Like 5 point I have given you to mark with. That is I am taking for each and every one, and each and every one's output is compulsory, right? Whatever feedback I want it from all the students, and that is called population. Got it? Understood? Right? If you are making a survey in your own region and you have visited every house of your locality, that is called population. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सर्वे. दैट काइंड ऑफ सर्वे इज कॉल्ड population. And sample is when you have randomly chosen 4-5 people, like abhi right now you are 80 people in the class. So out of 80 students, if I have collected the data from only 10 students, right? कि only 10 sampling is बहुत है, only 10 people will give the feedback and that will be fine or good with me. So that is called sample. Population survey. No, sample. Yeah, that is sample. Right. Ki I just want to know that what exactly is the view of students about me. So I have given randomly 10 feedback forms to random students, and I get the feedback. That is like how actually people are thinking about me, or students are thinking about me. That is sample. If I have given the form to all the students, 80 students, to give feedback for my teaching, that is called population. Okay, all right, thank you. What happened? Now, next is, it can be broad or quite narrow. Maybe you want to make inference about the whole adult population of your country. Maybe your research focuses on the customer of a certain company, patients with a specific health condition, or a student in a single school. All these are called sampling method, right? We are just out of all the schools of India without, like Delhi, I just surveyed 1 or 2 schools to collect the data. That is called sampling. It is important to carefully define your target population according to the purpose and
practicalities of your project, that what exactly your project demands. If you want a collection from a particular region, like each and every person should have participate in it, so how big range you are defining for your participants, for your candidates to be a part of your research, that can be decided only by the scholar and according to the practicality of the project. What is the need of the project, what is the purpose of the project, that decides that exactly what you want. You just want a sample or you want a whole population. So if the population is very large, demographically mixed and geographically dispersed, it might be difficult to gain access to a representative sample. Like for example, we need to take a survey and we require a big data, but like अभी आप लोग मेरे join करा था जब आप लोगों को शायद पता नहीं लगा, and you all were discussing about the देवउठनी 11 क्या होता है, right? You all were discussing about it कि गाँव में पहाड़ों में देर से पता चला था, तो वो आज के दिन दिवाली मनाते हैं ना. You all were talking about this ना, right? तो अब जैसे अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों में घर कैसे होते हैं, एक साइड पे है 10-12 घर है, फिर एक साइड पे 10-12 घर है, एक जगह पे थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर थोड़ा कम पॉपुलेशन है, ऐसा ही होता है ना. अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिक सिचुएशन वो लोग अपने अपने घर बनाते हैं, राइट. सो दैट इज इफ अ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज बट डेमोग्राफिकली मिक्स्ड है, कि कहीं पे कोई रह रहा है, कहीं पे किसी तरीके के लोग हैं, कहीं पे किसी तरीके के लोग हैं, एक जैसा हमें नहीं मिल रहा है सबका सोशल स्टेटस, और ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड है. कहीं पे जैसे हम रेगिस्तान में चले जाते हैं तो घर उस तरीके के होंगे, अगर हम पहाड़ों में चले जाते हैं तो हमें एक जगह लोकेलिटी नहीं मिलेगी, कहीं पे 10-15 घर मिलेंगे, फिर 10-15 घर मिलेंगे, फिर 10-15 घर मिलेंगे. दैट इज लाइक ज्योग्राफिकली भी डिस्पर्स्ड है, डेमोग्राफिकली काफी मिक्स्ड है, और पॉपुलेशन काफी बड़ी है. तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक द सर्वे. देन व्हाट विल वी डू, वी विल टेक sampling. We can go to only one part of that and collect the data, and can go to the second part and collect the data, and according to that we can make a survey that yes, this kind of population is there and this is their approach. So obviously every people must be suffering from the same kind of problem or must be having the same kind of benefits, है ना. अगर हम एक सर्वे करते हैं कि हाँ इस लाइक उत्तराखंड में या हिमाचल में शिमला वगैरह के आसपास के रीजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो दे विल से कि हाँ नहीं क्या कहते हैं एनवायरमेंट इज क्लीन एंड एवरीथिंग इज गुड बट water is very dirty, it's very limited now, we cannot have a proper water to even use. During winters it is more difficult, during summer it is a bit convenient, but the need of water is increased and the supply of water is very low because the river Vyas get very dirty now. So there are different sampling, different problems, and the problems which they have suffered, and we want to take the survey for that, that can be remedied, that can be given solutions only on the basis of sample. You cannot go to house survey because some regions are really very difficult to approach. You cannot go to home there because it's very large region and dispersed localities there. Got it? Understood? Yes, ma'am. Right. फिर आपको उस कंडीशन में हाउ विल यू सेलेक्ट योर सैंपल. यू कैन नॉट जस्ट टुक sampling from one region, but you can took the sampling according to their demographic कि how the division of the society is. तो आप उस डेमोग्राफी के हिसाब से you will decide that how you have to divide your samples and how you have to collect your data. Then you will select a sampling frame. You will prepare a sampling frame. is देखो क्या होता है, that is the actual list of individual that the sample will be drawn from. कि okay fine, I will approach to this region, this community, the locality, and will collect the data from so and so person and will leave these people. Like the people with the higher statuses, you can skip.
The people with the common or middle class status is the working class people you can approach, because they are the one who are fighting with the day-to-day situations, and the people who belong to higher statuses must be having the facilities in their houses in a proper way. But the people who belong to the working classes having a smaller houses must be suffering from the day-to-day issues. So you should go and take the data from that. So according to the need, you have to frame your selection. Got it? Now, along with sample, yes, along with the sample frame, you have to decide your sample size also. That how many samples, how many people can be your sample, and that can be sufficient for your like research. How much data you need, what kind of categories are there in your researches, and for one category how much data you need, how much samples you need to collect. That is called sample size. ठीक है, अब सैंपल में हमने कितने सैंपल पढ़े, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. हमेशा प्रोबेबिलिटी सैंपल्स की रेंज ज्यादा होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स की रेंज कम होती है, क्योंकि वहां पे आपके पास एक डेटा होता है और आप उसी में से अपना सिलेक्शन लेके डिसाइड कर लेते हैं. लाइक अगर लिटरेचर की बात करते हैं, हमने 3 राइटर, 4 राइटर, 5 राइटर मैक्सिमम सेलेक्ट कर ली, उनके वर्क सेलेक्ट कर ली, कंपैरेटिव स्टडी करी, तो वहां पे ये सैंपल साइज, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के 5 राइटर्स हमने सेलेक्ट करके उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर ली, या एक ही राइटर के 5 वर्क सेलेक्ट करके उनके ऊपर स्टडी करी. सिमिलरली अगर हम साइंसेज में जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स में जाते हैं जहां पे लैब होना है या किसी तरीके के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो देयर सैंपल साइज विल बी बिगर. गॉट इट? देन यहाँ आता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड. प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड में क्या होता है, 4 तरीके के मेथड होते हैं. इट इज मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. अभी बताया था ना आपको, इट इज मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि वहां पे हमें क्या होता है, वहां पे प्रोबेबिलिटीज होती है, वहां पे चांसेस होते हैं कि डेटा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उसके रिस्पॉन्सेज कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो वहां पे दोनों तरीके की प्रोबेबिलिटी रहती है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर. गॉट इट? अब आता है आपके 4 तरीके के ये मेथड. ये किस में आते हैं, आपके प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर आते हैं. फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग. आप उसमें क्या करते हैं, जो भी आपके पास एक पॉपुलेशन है, आप रैंडम उन लोगों को किसी के भी पास जाके आप अपना डेटा या अपने क्वेश्चन या पूछ के वहां से डेटा सेलेक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपल. दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, हम लोगों को दिख रही है, भीड़ दिख रही है, उसमें से आपने देखा होगा कि हाउ दैट रिपोर्टर्स यूज टू कलेक्ट डेटा. वो रैंडमली किसी को भी रोक के क्वेश्चन पूछ लेते हैं. दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपल मेथड. गॉट इट? सेकेंड इज सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक में क्या है, यू आर टेकिंग सैंपल्स फ्रॉम हाँ सोहन बताइए. हाँ जी सोहन, हाँ जी बताइए. जैसे इसमें रैंडम सैंपलिंग की हम बात कर रहे हैं, लाइक अगर वो जो 10 है वो हम किसी को भी 10 सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं, रैंडम के अंदर हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं. कोई भी 10 बच्चे हैं, हाँ, कोई भी 10 हो सकते हैं. उसमें हम कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उसमें हम कोई भी काउंसलर सर, हाय काउंसलर सर, कैन यू ऐड माय प्रेजेंट. ओके, नाउ another is your systematic research. Systematic sample is जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि जैसे आपने अभी क्लास का एग्जांपल लिया सोहन, तो उसमें रैंडम में क्या था, हम लोग कोई भी 10 स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर आवर डेटा कलेक्शन. लेकिन सिस्टमैटिक के अंदर आई हैव मेक अ सिस्टम दैट देयर आर 30 स्टूडेंट्स, और लाइक इन योर क्लास देयर आर 80 स्टूडेंट्स. तो अकॉर्डिंग टू द नेम आई विल सेलेक्ट 10 सैंपल्स. And how I will select the 10 samples, every 8th student I will take. That is called systematic sample. Okay, like the यहाँ पे जो आप हम लोग यहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, तो ये 80 स्टूडेंट्स जो मुझे नजर आ रहे हैं, उन 80 स्टूडेंट्स में से I will select every 8th student as my sample is systematic sample. Yes, Vijay. Population is very large. There can be classification error if the population size is bigger. Then also you can go for simple random. Ki okay fine, I am just taking a random selection because I want true data. So you are not going with the people you know already or you have been asked to approach, but you are just making a random selection.
like you went into a college to collect some data and you are just asking random students for a few questions. That is called simple random sample. Like मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रिपोर्टर्स का, है ना, उनके पास भी पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता है, अगर वो कहीं पे भी खड़े होके ले रहे हैं तो इंटरव्यूज, तो वो क्या करते हैं, वो रैंडमली किसी के भी पास जाके 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड दैट 2 या 3 क्वेश्चन डज नॉट इरिटेट अ पर्सन, है ना. तो आप ज्यादा लंबा अपना इंटरव्यूज ना बना के अपने सैंपल कलेक्शंस को रैंडमली इस तरीके से भी कलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सिलेक्शन. ओके. सिस्टमैटिक में क्या है, हाँ, सिस्टमैटिक में अगर आपका पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो आप वहां पे कैसे सेलेक्ट करेंगे सिस्टमैटिक के अंदर कि यस आई हैव लाइक अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट गो फॉर 100 स्टूडेंट, तो एवरी 5th स्टूडेंट, एवरी 8th स्टूडेंट, एवरी 10th स्टूडेंट कैन बी माई सैंपल, और वो 10 काफी होगा. या फिर आप क्या करेंगे, जैसे क्लस्टर के अंदर क्या करते हैं, आप 10-10 का ग्रुप बना देते हैं, तो वो बड़ी पॉपुलेशन के लिए काम आता है क्लस्टर सैंपलिंग. ठीक है. हालांकि आपका पॉपुलेशन साइज अगर काफी बड़ा है तो आप कोई भी मेथड आप इसमें यूज कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है. यहाँ पे पॉपुलेशन साइज को हम लोग नहीं देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ रैंडम सिलेक्शन आप कैसे भी कर रहे हो. सिस्टमैटिक के अंदर आपने डिसाइड करा कि ओके एवरी 10th स्टूडेंट विल बी माय सैंपल, एवरी आप लोग 80 हैं तो जैसे एवरी 8th स्टूडेंट विल बी माय सैंपल, आई नीड 10 सैंपल्स एटलीस्ट. तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, इन 10 सैंपल्स के लिए मैं एवरी 8th स्टूडेंट को अपना टारगेट बना के उससे अपने क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, एंड आई विल गेट एन आइडिया कि हाँ मेरा क्लास में फीडबैक क्या चल रहा है. ठीक है. स्ट्रेटिफाइड में क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड में we used to divide the students according to our selection. कि मैंने यहाँ पे क्या करा, एजुकेशन के बच्चों को अलग कर दिया, लॉ के बच्चों को अलग कर दिया, इंग्लिश के बच्चों को अलग कर दिया, मैनेजमेंट के अलग कर दिया, नर्सिंग के अलग कर दिया, योग के अलग कर दिया. मतलब इस तरीके से आई स्ट्रेटिफाइड द स्टूडेंट्स, एंड देन इन एवरी सब्जेक्ट आई एम टेकिंग माई क्वेश्चन एज अ फीडबैक एंड आई एम कलेक्टिंग द डेटा. Got it? Stratified? Yes, ma'am. ठीक है. उसमें मैं क्या करूंगी, सेग्रीगेट करूंगी उनको किसी ना किसी बेसिस पे. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा, मैं रैंडम आप लोगों के ग्रुप बना दूंगी कि ए नाम के जो स्टूडेंट है, बी से हैं, सी से हैं, मैंने इस तरीके के कैसे भी बस ग्रुप बना दिया है, और उन ग्रुप से मैं आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म अपना करवा रही हूँ. दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर के अंदर क्या होता है, हम कैसे भी रैंडम झुंड बना देते हैं, उसमें से हम एक ग्रुप जो बना दिए, हमने रैंडम ग्रुप बना दी. जैसे क्लास में स्कूल्स में होता था ना कि रैंडम टीचर ने ग्रुप बना दिए, लाइक हमारे स्कूल्स के अंदर हाउसेस होते थे, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, है ना. तो उनके अंदर क्या होते थे, रैंडम स्टूडेंट्स होते थे जिनको एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे करके हम ग्रुपिंग कर देते थे, और उनसे हम लोग अपना फीडबैक ले रहे हैं या उनसे एक्टिविटीज करवा के रिस्पॉन्सेज ले रहे हैं. दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग. यस विजय, that totally depends on your need. It's not about benefit. आपको किस तरीके का डेटा चाहिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट कि आप जो रैंडम मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं वो रैंडम के अंदर कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी के अंदर कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी में आपकी नीड क्या है उस पर डिपेंड करता है ना. आपकी नीड है सिंपल रैंडम की, आपकी नीड है सिस्टमैटिक की, आपकी नीड है स्ट्रेटिफाइड की या क्लस्टर की. व्हाट काइंड ऑफ डेटा. यस, independent nature and then taking some sample there. So it will be नहीं, ऐसा नहीं है. अब जैसे मैंने आपको अभी सुबह, मैं अभी स्टार्टिंग से आपको एग्जांपल दे रही हूँ अपनी क्लास का, है ना. अब मैं अगर यहाँ पे आपको स्ट्रेटिफाइड कर दूं कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, योग के स्टूडेंट्स हैं, ये मेडिकल के हैं, नर्सिंग के हैं, मैनेजमेंट के हैं, मैं सबको एक फीडबैक फॉर्म देती हूँ कि आप उसमें बताइए, तो मुझे ये पता लगेगा कि एक्चुअली मेरी क्लास को सबसे अच्छे तरीके से कौन समझ पा रहे हैं. लिटरेचर के समझ पा रहे हैं, एजुकेशन के समझ पा रहे हैं, लॉ के समझ पा रहे हैं, किसके समझ पा रहे हैं. तो मेरे लिए अभी जो सर्वे है फीडबैक, वो रैंडम की जगह स्ट्रेटिफाइड सबसे बेस्ट रहेगा. तो दैट इज अ नीड कि मुझे एक्चुअली कैसा डेटा चाहिए. ठीक है. अब सिंपल सी बात है कि एक आप पार्टी में फूड ऑर्गेनाइज करना है आपको, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसर्च कि आपने किस किस गेस्ट को बुलाया, आपको कैसा कैसा फूड वहां अरेंज करना है. तो आप क्या करोगे, स्ट्रेटिफाइड तो करोगे कि यार आई हैव माई बॉस एंड माई कलीग्स ऑल्सो, नेबरहुड भी है, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स और उनकी फैमिली भी आ रही है, तो किस किस की कैसी कैसी डिटेल्स, बच्चों के लिए हम ये कर लेते हैं,
जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इस तरीके का फूड भी होना चाहिए, जो मेरे बॉस वगैरह आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ड्रिंक का अरेंजमेंट या कुछ ऐसा भी रख लेता है, जो फीमेल्स आ रही है उनके लिए लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स प्लस बिट ऑफ वाइन वगैरह रख देता है, तो वो भी ठीक रहेगा। ये डिपेंड करता है ना, तो दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कि आपकी उस टाइम की नीड क्या है, ठीक है। और रैंडम में आप क्या करोगे, आपने जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो यार तू ही सलाह दे यार, क्या कर सकते हैं यार, क्या क्या अरेंज करते हैं। और आप बाकी आप सब, आपको ये है कि आप रैंडम के अंदर आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात कर रहे हो और आपने एकदम से पूछ लिया, एंड यू इवन डजंट हैव दैट इन माइंड कि मैं आज इससे ये चीज पूछूंगा, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैंपल, कि आपने इनवाइट करते करते पूछ लिया उससे, दिस इज रैंडम। ओके, सिस्टमैटिक कि आपको पता है कि आप इनवाइट भी कर रहे हैं लेकिन आपको उससे बात भी करनी है, उसकी पार्टी बहुत अच्छी थी, दैट इज सिस्टमैटिक। यू हैव सेलेक्टेड अ फ्यू पर्सन कि इन्होंने पार्टी की थी, इसमें अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, इनसे सारी डिटेल लेनी है, दैट इज सिस्टमैटिक। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर वी यूज टू मेक ग्रुप्स रैंडमली और ऑन दैट रैंडम बेसिस वी यूज टू कलेक्ट डेटा। यस नित्यानंद, यस नित्यानंद, ओके फाइन। सो आई थिंक आपके सेकेंड टीचर का क्लास का टाइम हो रहा है। यस नित्यानंद, small question. हाँ प्लीज। ये टीवी सर्वे के अनुसार so they do a random sampling they say. Yes, yes. Twice. This will come under That is they collect the random sample, that is simple random sampling was done, and then the method, input method was applied on that. They first please mute your mic. First they did the sampling, and then after that, after collecting the sample, they put the input method on that. They put it into a nominal one, then ordinal one, age wise उसको करा, फिर उस age wise को भी उन्होंने range बनाई, that is interval बनाए उन्होंने, कि जो 18 से 25 है वो क्या कह रहे हैं, जो 25 से 35 है वो क्या कह रहे हैं, that is interval and then proportion, कि इतनों का इतना परसेंटेज ये रिव्यू आया है, that is input method। मैंने करवाया था ना, आपको ध्यान होगा, सैम्पलिंग में ही करवाया था नित्यानंद। there is a random sampling and then there Random. is a different method they have applied on that. दैट इज रैंडम सैम्पलिंग में फिर उन्होंने वहां पे क्या करा, इनपुट मेथड, आउटपुट मेथड एंड परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया था, तो दे यूज टू अप्लाई द इनपुट मेथड। ओके, यस करुणा। सर जो सवाल पूछ रहे थे कि एज वाइज क्या होगा, तो वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग नहीं होगा, जैसे नहीं, स्ट्रेटिफाइड ये होगा कि अगर हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लाइक इलेक्शन के टाइम पे जो सैम्पलिंग होती है वो रैंडम होती है, जो पॉलिटिशियंस हो गए या जो ये जर्नलिस्ट हैं वो जिसको देखते हैं उनसे इंटरव्यू ले लेते हैं, उनका प्लान नहीं होता। लेकिन स्ट्रेटिफाइड के अंदर यू यूज टू मेक प्लान कि आज एक कॉलेज में जाके वहां से डेटा लेना है, आज एक ऑफिस में जाके वहां से डेटा लेना है, आज एक हॉस्पिटल में जाके वहां से डेटा लेना, दैट इज स्ट्रेटिफाइड। ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए, योर नेक्स्ट क्लास विल बी योर